हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग अपना नया एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है आपका ठोसों के गुणधर्म। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो इसमें पहला टॉपिक है हमारे क्या, ठोसों के गुणधर्म। तो ठोस जो होता है वो मुख्यतः कितने उसमें क्या क्या गुण पाया जाता है। तो इसमें पहला होता है हमारा प्रत्यास्थता होता है, दूसरा होता है सुघट्यता और तीसरा होता है इसमें आपका भंगुरता। ठीक, तो पहले इसमें हम लोग देखते हैं आपका प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता ये क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल के द्वारा होने वाला बल का विरोध करता है तथा बल हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। और यह गुण जिस पदार्थ में पाया जाता है उसको हम लोग प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, लोहा, रबड़। तो अब देखते हैं कि प्रत्यास्थता किसको बोलते हैं। ठीक, तो प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा रबड़ बैंड है। इसको हमने ये पहले इसकी लंबाई पहले थी कितनी, इतनी थी। उसके बाद जब हमने इस पर बल लगाया, ठीक, इतना, तो ये इतनी लंबाई होगी। उसके बाद हमने इस पर बल लगाना छोड़ दिया तो फिर ये अपनी प्रारंभिक अवस्था पे वापस आ गई। तो इसको बोलते हैं क्या, प्रत्यास्थता। वस्तु की यही जो बल हटाने पर पुनः अपनी ये प्रारंभिक अवस्था में वापस आ गई, तो इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इंग्लिश में। ठीक है, तो अच्छे से परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के द्वारा होने वाला बल का विरोध करता है तथा बल हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, चलो उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं सुघट्यता। तो सुघट्यता क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विरूपक बल से होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं कर पाता है तथा बल हटाने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुघट्यता। ठीक है, और यह जिस वस्तु में पाया जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सुघट्य वस्तु। मान लेते हैं जैसे कि कोई सी भी हमारी गीली मिट्टी है, तो गीली मिट्टी मान लेते हैं कि हम लोग गीली मिट्टी का कोई सा दिया बनाए, तो गीली मिट्टी का मान लेते हैं ये गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी का ये हमने दिया बनाया और इसको ये गीली मिट्टी मानते हैं और इसको मैंने जोर से दबाया तो ये पिचक जाएगी ना, ये पिचक जाएगी। उसके बाद ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो वापस नहीं आ सकती, गीली मिट्टी इसलिए। तो हम लोग वस्तु के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, सुघट्यता बोलते हैं। उसी तरीके से मोम है, तो मोम को हम लोग जैसे हम लोग मोम है तो उसको हम लोग जला देते हैं, मोमबत्ती है तो उसको हम लोग जला देते हैं। तो पूरा जब जलने के बाद वो उसकी जो अवस्था है ना, वो तो चेंज हो जाती है और फिर वो वापस से अपनी अवस्था जो खड़ा था उस अवस्था में तो वापस नहीं आ पाता है। तो वस्तु के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, सुघट्यता बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं क्या, भंगुरता। ठीक, तो ये क्या बोलता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर वह टूट जाता है, उसको हम लोग भंगुरता कहते हैं। मान लेते हैं जैसे कि कांच है, कांच को मैंने फोड़ दिया, कांच का कप है या फिर कुछ भी चीज है उसको मैंने फोड़ दिया जमीन पर गिरा के या कैसे भी तरीके से फोड़ दिया, तो वो तो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पाता है और वो चूर हो जाता है, चूरा हो जाता है। ठीक, तो वस्तु का यही गुण क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। और ऐसी वस्तु है हमारी क्या कहलाती है, भंगुर वस्तुएं कहलाती हैं। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे कि कुछ भी हमारे लैब इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो बीकर हो गया ये, तो उसमें लिखा रहता है ना कि अच्छे से उसको हैंडल करना, क्योंकि ये इसके बॉक्स के भीतर के अंदर क्या है, आपका फ्रेजाइल जो भी वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, तो उस फ्रेजाइल वस्तु का मतलब क्या होता है, भाई भंगुरता है, तो इसको अच्छे से केयर करना, अच्छे से हैंडल करना, ये लिखा रहता है उसमें। ठीक, तो इसका आपका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, सूखी मिट्टी का गोला हो जाएगा और कांच आदि। तो सूखी मिट्टी का गोला है, तो सूखी मिट्टी का गोला को आप एक हथौड़ा दे के मारो तो वो क्या हो जाएगा, चूर हो जाएगा। तो वही वस्तु का वही गुण का क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है ना। तो अगला देखते हैं प्रत्यास्थता की सीमा देखते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या बोलता है, वह अधिकतम बल जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु अपनी प्रत्यास्थता का गुण खो देता है, उसको हम लोग प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा कोई सा रबड़ है, तो प्रारंभ में तो ये पहले ऐसे है और इसकी प्रत्यास्थता की सीमा कितनी है, इतनी है, केवल इतनी है। तो ये उसकी क्या कहलाई, प्रत्यास्थता की सीमा, मतलब इससे ज्यादा वो फैल नहीं सकता है ना, और इससे ज्यादा फैलाने पर वो अपनी प्रत्यास्थता का गुण खो दे रहा है। ये जो है ये इसका लिमिट है, इतना अगर हम लोग किए तो और फैला है तो ये इतना तो हो ही रहा है, तो ये इसकी लिमिट के अंदर है और ये इसकी लिमिट है।
तो वही बोल रहा है कि वह अधिकतम बल जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु अपनी प्रत्यास्थता का गुण खो देता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा बोलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं विकृति। तो विकृति का मतलब क्या होता है कि विमा में परिवर्तन और प्रारंभिक विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। इससे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है और ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो विमा में परिवर्तन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका अनुदैर्ध्य या अभिलंब विकृति, दूसरा होता है आयतन विकृति, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आपकी 3 प्रकार की विकृति पाई जाती है। तो विकृति होता क्या है कि प्रारंभ में वस्तु का आकार या फिर उसकी मान लेते हैं उसकी लंबाई ले लिए या फिर उसका आयतन ले लिए या फिर कुछ भी ले लेते हैं। तो फिर प्रारंभिक में वो कैसा था और उसके विमा में परिवर्तन करने के बाद वो कैसा है, तो उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं, ठीक है। तो विकृति 3 प्रकार की होती है। तो पहली विकृति को हम लोग देखते हैं। पहली विकृति क्या है? तो पहला विकृति होता है हमारा अनुदैर्ध्य या फिर अभिलंब विकृति। तो किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक लंबाई, मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई कितनी है इसकी, मान लेते हैं ये आपका 8 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी लंबाई में परिवर्तन आपने इतने किया, तो 8 सेंटीमीटर से ये लंबाई में इतना इसका लंबाई बढ़ा, इतना मतलब मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर बढ़ा। तो लंबाई में परिवर्तन आपका 2 सेंटीमीटर हुआ और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी आपकी? 8 सेंटीमीटर थी। तो इसकी विकृति कैसे निकलेगी? 2/8 हो जाएगी। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका विकृति निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। तो यहाँ पर डेल एल है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? आपका लंबाई में परिवर्तन को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर कैपिटल एल किसको डिनोट कर रहा है? प्रारंभिक लंबाई को डिनोट कर रहा है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग आयतन विकृति। तो आयतन विकृति क्या बोलता है कि आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। जिस तरीके से हमने अभिलंब विकृति देखा था, अभिलंब विकृति में लंबाई में परिवर्तन था, और उसी तरीके से आयतन विकृति, तो नाम से ही हमको स्पष्ट होता है इसमें आयतन में हम लोग आयतन की विमा में हम लोग इसमें परिवर्तन करेंगे। तो इसकी आयतन विकृति का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। तो इसका फॉर्मूला क्या फिर बन जाता है? अल्फा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन कैपिटल वी। तो ये ऊपर वाला जो है स्मॉल वी है, राइट। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग, तो ये क्या है फिर? उसके बाद क्या आता है हमारा फिर? अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति क्या बोलता है? यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसके केवल रूप में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार का विकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरूपण विकृति बोलते हैं। और इसको हम लोग इससे फाई से डिनोट करते हैं, और इसका सूत्र क्या हो जाता है हमारा? विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। तो अपरूपण विकृति में ये याद रखिएगा कि हम लोग जब भी किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, कि किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, तो उसके केवल रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है। कि मान लेते हैं तो रूप में परिवर्तन होता है, मान लेते हैं, ठीक। तो फिर और उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अपरूपण विकृति। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र इसको m0 l0 t0, तो सब में 0 0, इसका मतलब कि ये क्या है? एक विमाहीन राशि है। अगला देखते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल बटा क्षेत्रफल ये है, तो इससे हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं देखते हैं। कोई भी वस्तु है तो ये नीचे है, मतलब कि ये उसमें है, हर में है बोलना चाहिए। तो ये इसको मान लेते हैं 1 कर लेते हैं ना, क्षेत्रफल बराबर 1 हो जाता है। फॉर्मूला बनाने के लिए करना पड़ता है। तो फिर मान लेते हैं किसी वस्तु में के एकांक क्षेत्रफल में कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। बल को एफ से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। एरिया फोर्स हो गया। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो ये हमारा प्रतिबल का फॉर्मूला हो गया। और फिर इसका विमीय सूत्र क्या हो जाता है? ml-1 t-2, और इसका विमीय सूत्र निकालना तो आपको आता ही होगा। S इज इक्वल टू बल का विमीय सूत्र क्या हो जाता है? ml-t-2 हो जाता है, क्षेत्रफल का l स्क्वायर हो जाता है। फिर इसका मात्रक क्या हो जाता है हमारा? इसका SI मात्रक हो जाता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसका CGS मात्रक हमारा हो जाता है क्या? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
और फिर इसके टाइप्स भी देख लेते हैं। तो प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबल हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अनुदैर्ध्य या फिर अभिलंब प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलेगा या फिर अभिलंब प्रतिबल बोलेगा, दोनों एक ही चीज होता है। तो इसका परिभाषा देखते हैं कि यदि कोई बल अथवा प्रतिबल का घटक वस्तु के अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत कार्य करता है तो उसको हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। तो यदि कोई प्रतिबल या फिर प्रतिबल जो वस्तु के अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत है ना, मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सा सिलेंडर, देखो मान लेते हैं कि ये कोई सा हमारा वस्तु है, ठीक, ये मान लेते कोई सा वस्तु थी, इसमें अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या हो जाएगा, देखो ये है, इसको बीच से काट दिए, अब इसको हम लोग ऐसे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा ऐसे। तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का काट है ना, तो फिर इसके लंबवत जो बल कार्य करते हैं ना, बल या फिर प्रतिबल कार्य करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक। और फिर सेकंड आता है इसमें हमारा क्या, अपरूपण या फिर स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो ये क्या बोलता है कि यदि प्रतिबल का कोई घटक वस्तु के अनुप्रस्थ परिच्छेद के समांतर कार्य करता है तो उसको हम लोग स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल या फिर अपरूपण प्रतिबल किसको बोलते हैं? तो ये हमारा अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद हो गया, तो इसके ये ऐसे समांतर कार्य करता है, ठीक है, इसके ये समांतर कार्य करते हैं। तो फिर अगला है ना, उसके बाद फिर अगला है हमारा क्या, हुक का नियम। तो हुक का नियम क्या बोलता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, मान लो ये रबड़ है, तो इसके लिए प्रत्यास्थता की सीमा इतनी है, ये इसकी प्रत्यास्थता की सीमा है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत इस है ना, सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो है विकृति की क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो यही हमारा परिभाषा है हुक, ये हमारा हुक का नियम बोलता है। तो फिर इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट लग जाएगा ई, और इस ई को बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक। अब प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, हमारा प्रतिबल और विकृति का क्या होता है, अनुपात होता है, इसको हम प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन लग जाता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। तो फिर इसको हम लोग परिभाषा के तौर पे क्या बोल सकते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, E = S/α, क्योंकि प्रतिबल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, विकृति को अल्फा से डिनोट करते हैं, और प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग E से डिनोट करते हैं। और इसका विमेय सूत्र क्या हो जाता है, ml-1 T-2, और इसका SI मात्रक क्या हो जाता है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और CGS मात्रक क्या हो जाता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम लोग कल की वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।